हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स और वेलिंगटन के बीच में। तो ये है मैच नंबर 12 और ये होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। वेलिंगटन का पहला होम गेम इसी ग्राउंड पे हुआ था, मतलब पहला मैच इसी ग्राउंड पे हुआ था इस सीजन में, जहाँ पे ऑफ कोर्स वेलिंगटन जीत के आ रही है। आखिरी मैच में भी वेलिंगटन जीती है, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स को ही वो हरा के आए थे। मतलब वेलिंगटन का आखिरी मैच भी इसी टीम के अगेंस्ट में था। तो रिसेंटली ही इन दोनों टीमों के बीच मैच क्योंकि हुआ है और वो वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तो इसीलिए इस मैच के बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या क्या होता है इस फिक्सचर में, तो वो वीडियो एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेना। मैं थोड़ा सा ब्रीफली ही बताऊंगा, और जो नए चीज़ें होंगे जैसे कि ग्राउंड के बारे में या फिर कुछ चीज़ें टीम्स के बारे में अगर बतानी हो, तो वो बारे उन चीज़ों के बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, ना कि इस फिक्सचर के बारे में। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर 3-2 से अभी भी आगे चल रहे हैं। हालांकि हाल ही में वेलिंगटन का रिजल्ट अच्छा गया है नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में। इस ग्राउंड में पिछले सीजन में बराबरी करा था वेलिंगटन ने, लेकिन उसके पहले वो ज़्यादा हारे थे। आ जाते हैं और एक बार देख लेते हैं क्या हमने बताई हुई थी, जो आखिरी मैच का वीडियो हमने बनाया था कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। एक दो मैच छोड़कर ना ये फिक्सचर थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है। मतलब मोर देन एवरेज टोटल तो बन ही जाते हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो मोर देन एवरेज टोटल यहाँ पर बन जाता है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे जो मेन स्कोरर्स होते हैं दोनों ही टीमों के, जैसे कि वेलिंगटन के होकर डेवॉन कॉनवे और यहाँ से नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स के होकर टीम साइफर्ट, इन दोनों का ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ मैचों में कुछ कुछ रन उन्होंने बनाए होंगे, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है। लेकिन बाकी जो बैट्समैन हैं इधर उधर से, चाहे वो मिडिल ऑर्डर से हो सकते हैं या फिर कोई और, उनका रोल यहाँ पे आया है। ठीक है, एक आध मैच में फिर भी उन्होंने कुछ स्कोर्स बनाए होंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा हमेशा ही कोई ना कोई ऐसे बैट्समैन हमारे पास आ रहे हैं जिसका शायद हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। तो देखो ये है पहला मैच, 215 बना। साइफर्ट के रन्स थे 46, इसके सिवाय ब्राउनिल 99, और ऑफकोर्स ये हाईएस्ट स्कोरर बन गए टीम के। बाकी नीचे से कुछ परफॉर्मेंस आए। वेलिंगटन यहाँ पर चेज नहीं कर पाई, कॉनवे के रन्स थे, लेकिन नोटिस करो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर की सूची में ना ही कॉनवे है ना ही साइफर्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों का ही है। ठीक है, यहाँ पर वो मैच हार गए थे वेलिंगटन की टीम। उसके बाद यह है सेकंड लास्ट मैच, जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड में भी रहे थे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स पहले बैटिंग करी, उन्होंने 157 बनाया। नोटिस करिए साइफर्ट यहाँ पर इधर अवेलेबल नहीं थे, और अगर थे भी तो उन्होंने रन नहीं बनाया था कुछ खास। वेलिंगटन ने चेस वो नहीं कर पाए। ब्लंडल के यहाँ पर परफॉर्मेंसेस थे। डैरल मिचेल जो अभी कैंटरबरी की टीम के होकर खेलते हैं, इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस फिक्सचर में वैसे। अच्छा, अगला मैच 161 फॉर 8, कॉनवे स्टार्ट मिला लेकिन फिनिश नहीं। पोलार्ड ये एक और ओपनर है, इनको भी कुछ रन यहाँ पे बनाने पड़े, और गिब्सन नीचे से। बॉलर में ये कुछ बॉलर्स थे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स चेस कर गई, साइफर्ट के रन्स हैं लेकिन फिनिश नहीं, वही कुछ 30-40 के भीतर का ही रन, और ब्राउन यहाँ पे थे। यह है आखिरी मैच, जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे भिड़े थे। फिर से वही चीज़, वेलिंगटन ने बड़ा स्कोर खड़ा किया 188 का, लेकिन देखो पोलार्ड के रन, नीशम, रविंद्रा, नीचे से सारे बैट्समैनों का रन है, लेकिन कॉनवे का यहाँ पर रन नहीं। और यहाँ पे भी अगर आप नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से देखेंगे, फिर से साइफर्ट और ब्राउनडेल फिर से वही जोन 30-35-40 उसी के भीतर स्कोर रह रहा है, और उससे ज़्यादा नहीं। और बॉलिंग में बेनेट और न्यूटन के विकेट्स वगैरह थे। और आखिरी जो मैच हुआ जो कुछ दिन पहले ही हुआ था, जो मैं आपको बता रहा था कि 1 जनवरी को हुआ था, तो 148 साइफर्ट ने यहाँ पर भी अच्छा पारी खेला था, और ये इनका हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्सचर में। वो तो माउंट बाउंड का नहीं था, जहाँ पर वो हमेशा ही लगभग रन बनाते रहते हैं, तो यहाँ पे रन थोड़ा ज़्यादा ही गया, मतलब उस वजह से नहीं, लेकिन रन उन्होंने थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा बनाया था 46। यहाँ पर फिर से मतलब डेवॉन कॉनवे के रन आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। एलन और रविंद्रा, मतलब ओपनर, दूसरे जो ओपनर हैं डेवॉन कॉनवे के साथ, और वन डाउन जो बैट्समैन आए, उन्होंने यहाँ पर अच्छी पारी खेली। बॉलरों के लिए खास यहाँ पर कुछ था नहीं। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगा आपसे बतानी चाहिए, जो मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ था कि मेन जो दो स्कोरर्स हैं इस दोनों ही टीमों के, उनसे हमें बहुत खास कुछ देखने को नहीं मिला है। स्कोर हमेशा करा है, मतलब 30-35-40 तक तो कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन ऐसे बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर आपके सामने आ रहे हैं जो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही करके जा रहे हैं। और अगर फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के मटेरियल भी बन रहे हैं। जैसे कि इस मैच में आप नोटिस करो देखो एलन के 91, रविंद्रा के 40 रन और 1 विकेट, मतलब यही दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल थे। ऐसा नहीं कि साइफर्ट के रन्स नहीं थे, डेवन कॉनवे फेल हुए थे, लेकिन साइफर्ट के रन्स थे, लेकिन फिर भी वो कुछ खास मतलब इफेक्ट नहीं डाल पाए कैप्टन वाइस कैप्टन की जब बात आती है तो। उसके बाद अगला मैच देखो, साइफर्ट के रन्स हैं
यहाँ पर फिर से मतलब लगातार 2 मैचों में कॉनवे यहाँ पर फेल हुए हैं। निशम रविंद्र के यहाँ पर भी रन्स थे, विकेट भी थे, साथ में निशम के भी विकेट यहाँ पर थे। बॉलर बेनेट ने 3 विकेट निकाला। मतलब यही जो प्लेयर्स थे आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ प्लेयर्स इनके हाईएस्ट पॉइंट्स थे। अच्छा, अगला मैच यहाँ पर कॉनवे के फिर से 30-32 कुछ रन है, साइफर्ट 30 रन, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर बने यहाँ पे 3 विकेट लेने वाले बॉलर्स। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो चलिए किसी का कोई परफॉर्मेंस नहीं था। नीचे से जो बैटिंग करना है मिचेल, उन वही हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थे, कुछ रन भी बनाए और 2 विकेट भी निकाला। और ये जो आखिरी मैच है यहाँ पर भी साइफर्ट के रन है, कॉनवे का भी कुछ रन है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर बन गए इधर ब्राउनिल जिन्होंने यहाँ पर 99 रन बनाए थे और डेफची जिनके 4 विकेट से। मतलब ऐसा, ठीक है। तो टीम में तो आपके होने चाहिए, अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो ना तो टीम में तो ये दोनों ही आपके होने चाहिए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल नहीं बन पाए हैं इस पिक्चर में दोनों ही। अगर हम रिकॉर्ड की बात करेंगे तो देखेंगे आप कि साइफर्ट का नाम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पिछले मैच में 46 रन उन्होंने बनाया था, उसके बावजूद भी उनका नाम यहाँ पे नहीं आया है। डेवन कॉनवे का भी कुछ खास एवरेज नहीं है, 27। इससे ये तो दर्शाता है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो 27 मतलब क्या 30-35 के आसपास पॉइंट तो वो आपको दे रहे हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल ऑफकोर्स नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद माइकल ब्रेसवेल 28 और ब्लंडेल जो आज के मैच में वापसी करेंगे, इनका 57 का औसत है। ऑफकोर्स एक मैच में नॉट आउट रहे थे वो, जनरली टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करने आते हैं और यहाँ पे बॉलिंग में तो कोई अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा हल्का चलेगा और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो है डेवॉन कॉनवे का परफॉर्मेंस, 13 इनिंग्स, लगभग 450 के ऊपर रन और 46.5 के ऊपर औसत, जो T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ज़ोर शोर से बोल रहा है कि आप डेवॉन कॉनवे को तो गलती से भी मिस कर ही नहीं सकते। और इवन अगर आप सोच रहे हो कि कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है तो ये एक डेटा है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है जो आपको रोक सकता है ये सोचने में, ठीक है। बॉलिंग में फिर से ओली न्यूटन जो कि अवेलेबल नहीं है। यही कुछ चीज़ें हैं। अभी ये है हेड टू हेड की सारी चीज़ें, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितना बताया आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अभी आते हैं ग्राउंड के बारे में। ये ग्राउंड जो है ना, मतलब रन्स यहाँ पे बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है थोड़ा सा टफ हो जाता है मैच में बैटिंग करना, अनलेस कि कोई बीच में पागल हो जाए और मतलब रैंडम हिटिंग करने लगे, तब अलग बात है। नहीं तो नॉर्मल में यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट से बैटिंग सेकंड थोड़ा सा टफ हो जाता है बैटिंग करना। कुछ मैचों में हमने देखा भी है कि बैटिंग फर्स्ट में 180 के ऊपर बना भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 160-165 के भीतर का स्कोर ही कंसिडर कर सकते हो। देखते रहो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, यह है पहला मैच और यह है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पर भिड़े थे। आपने ओवर ने दिखाई होगा 188 बना था। पोलार्ड, रविंद्र, निशा भी कुछ प्लेयर्स से, स्पिनर्स के एक पेसर का ही अपर हैंड रहा है वैसे। अगला मैच सेम ही ग्राउंड पे हुआ 148, जो कि बहुत ज़्यादा तो बड़ा स्कोर था नहीं। बेनेट और साथ में कोई स्पिनर्स वगैरह जो रविंद्र वगैरह हैं उन्होंने मिलकर 4 विकेट निकाले। वो रन चेस भी नहीं हुआ डिस्पाइट कॉनवे का परफॉर्मेंस था और नीचे से कॉल्सन ने कुछ परफॉर्मेंसेस करे, पेसर्स का ही अपर हैंड फिर से 148 भी चेस नहीं हुआ। नोटिस करो बॉलरों का डोमिनेशन रहा, दोनों इनिंग्स मिला के 17 विकेट भी गिरे। अगला मैच 165, यहाँ पर हालांकि चेस हो गया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर बीच में कोई पागल ना हो जाए, मतलब वैसा ही कुछ, तो सेकंड इनिंग्स में कचोपा और चैपमैन ने बहुत ही धुआंधार बैटिंग करी थी यहाँ पे, तो रन चेस हो गया और बहुत ही आराम से चेस हो गया। और यहाँ पर कॉनवे के फिर से रन्स थे और देयर इज ए रीज़न कि 46 का औसत यहाँ पर उनका बना है। कंसिस्टेंटली इस ग्राउंड पर वो रन बनाते आ रहे हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड है, बीच बीच में 1-2 विकेट स्पिनर्स के नाम। ये जो पिछले सीजन का फाइनल था यहाँ पर भी आपको वही चीज़ 168 बन गया और देखिए कैसे बैटिंग फंस जा रही है, ठीक है। कॉनवे का यहाँ पर भी रन थे, साथ में ब्लंडेल, नीशम, ब्रेसवेल ये कुछ प्लेयर्स थे। पेसर्स का ही अपर हैंड है और दूसरे इनिंग में बेनेट और वैन बीक के यहाँ पर अपर हैंड आपको दिख जाएंगे। और इस सीजन में जो एक मैच हुआ था यहाँ पर 176 बना गई थी ऑकलैंड की टीम, जो कि अच्छा स्कोर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर फिन एलन ने धमाकेदार पारी खेली। और फिन एलन जब रन बनाते हैं तब आपने देख ही लिया होगा आखिरी मैच में भी वो किस स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 5 गेंद रहते जो है मैच जीत लिया। तो ऑन एन एवरेज हम तो ये कंसीडर कर ही सकते हैं कि 160-165 यहाँ पर एवरेज टोटल है, लेकिन नॉर्मल में मतलब 7 आउट ऑफ 10 मैचेस में यहाँ पे मतलब 160 के ऊपर चेस करना टफ हो जाता है।
ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मैचों में हुए भी हैं। तो ऐसे बैट्समैन जो मतलब पहले गेंद से हिट करने की मेंटालिटी रख सकते हैं, ऐसे प्लेयर्स आपके लिए एनी वे एनी इनिंग्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलरेडी आपने एक नाम तो देख ही लिया, जो है फिन एलन, ठीक है। अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे नॉर्थर्न डिशेस के होकर, तो डीन ब्राउनिल भी कुछ इस तरह के बैट्समैन हैं। टिम साइफर्ट थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उनको मैं उस सूची में नहीं रखूँगा, मतलब ऐसे कुछ प्लेयर्स, ठीक है। अभी ये है सारे रिकॉर्ड्स वगैरह। और बॉलरों में से आपने देखा होगा कि पेसर्स के ही अपर हैंड है, बीच बीच में एक आध विकेट करके स्पिनर्स वगैरह ले रहे होंगे। लेग स्पिनर्स अगर आपके पास हो तो ऑफकोर्स वो आपके प्रायोरिटी नहीं होगी, नहीं तो उस तरह के स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं। अच्छा, तो ये है सारी चीज़ें, ये है सारे रिकॉर्ड्स। हेड टू हेड में भी क्या क्या चीज़ें हैं, ग्राउंड में भी क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने बता दिया। अभी हम यूज़ करेंगे हमारा कॉमन सेंस कि क्या चल रहा है दोनों टीमों का, और उस हिसाब से हम मतलब कैसे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ वेलिंगटन के बारे में। वेलिंगटन दोनों ही मैच जो खेले हैं, दोनों ही मैचेस में उन्होंने जीत हासिल करा है। दो नहीं, 3 मैच, शायद 3 मैच खेले हैं, तीनों ही मैच में जीत हासिल करा है। और बैटिंग उनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। फिन एलन थोड़े से हिट और मिस टाइप नज़र आ रहे हैं मुझे। वो मतलब अगर आपको नहीं पता हो, ऑकलैंड के होकर बहुत दिन तक उनके टीम के पार्ट थे, लेकिन कभी भी फर्स्ट टीम में वो ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे। यही इनका ब्रेकआउट सीजन है कि मतलब रेगुलरली उनको मौके मिल रहे हैं फर्स्ट टीम में। तो 2 मैचों में उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी है, अगर हम मतलब उनके रन्स को हिसाब करें तो। और साथ में स्ट्राइक रेट का बोनस वो और आपको दिए गए हैं, अगर आप फैंटेसी की तरफ से बात कर रहे हो तो। लेकिन थोड़े से मुझे लग रहा है हिट और मिस टाइप बैट्समैन है। लेकिन फिन एलन जैसे बैट्समैन कल के मैच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली पहले इनिंग्स पे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सामने वाली जो टीम है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। आखिरी मैच पर वो जीते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा डेप्थ में देखेंगे कि उनकी बॉलिंग फिर भी टीम को ऑल आउट नहीं कर पाई थी। और वो सामने वाली टीम भी जो थी ना, वो थी 1 मैन आर्मी वाली टीम, जॉर्ज वॉकर के ऊपर डिपेंड करने वाली टीम बैटिंग से। जॉर्ज वॉकर उसमें फेल हुए थे, तो उस टीम के लिए भी खास कुछ था नहीं। तो ओवरऑल मैं कुछ मतलब वापस नहीं लेना चाहता नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बॉलिंग से, लेकिन अभी भी उनकी बॉलिंग से अप टू द मार्क कुछ परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला था। बीच में ब्रेट हैम्पटन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी थी, 3 विकेट निकाले थे। नहीं तो उनके जो स्ट्राइक बॉलर्स हैं, जैसे कि मैट फिशर हो गए, जैक गिब्सन हो गए, उस तरह से कंसिस्टेंसी तो नहीं दिखा पा रहे हैं। ऊपरी उनके जो पार्ट टाइम बॉलर्स थे, जैसे कि हेनरी कूपर ने शायद 2 ओवर में 2 विकेट निकाला था, ब्रेट हैम्पटन को 3 विकेट मिले थे, मतलब ऐसा। लेकिन उनके स्ट्राइक बॉलर से अभी भी हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर से वेलिंगटन के टॉप ऑर्डर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये पिच मुझे जितना समझ में आया है कि इतना मतलब स्लॉग में हिटिंग करके आप बहुत खास फ़ायदा यहाँ पर उठा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी सामने वाली टीम की बॉलिंग भी आपको देखनी पड़ती है। इसके सिवाय अगर मैं बात करूं, डेवॉन कॉनवे इस फिक्सचर में खास कुछ उनके रिकॉर्ड नहीं है। मतलब स्टार्ट तो हमेशा ही मिले हैं, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं किया है। लेकिन ये ग्राउंड उनको काफ़ी पसंद है, इनका घर है, और हमेशा ये कुछ ना कुछ यहाँ पे करके जाते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टीम साइफर्ट देखा है आपने, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इवन ग्राउंड में जो आखिरी 2 मैच आपने देखे हैं, वहाँ पर भी शायद इनके रन थे नहीं। नहीं, यहाँ पर 35 रन थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब वही 30-35 के भीतर ही। तो टीम में तो आपके लिए टेकेबल प्लेयर हैं ही, और वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो कीपर सेशन मिलेंगे नहीं, तो यही कुछ है। और सेकेंड इनिंग से बैटिंग, क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभार, हर वक्त नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको किसी इनिंग्स का स्पिनर रखना है, तो सेकेंड इनिंग से जो टीम बॉलिंग कर रही है, वहीं से आप अपना स्पिनर जो है रख सकते हैं, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करें तो इसी तरह का प्लेइंग 11 होना चाहिए। मुझे तो कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है। शायद बॉलिंग में एक आध चेंज हो। फेलिक्स वॉकर पिछले मैच में उन्होंने विकेट निकाला था, तो हो सकता है टीम इनको रिप्लेस नहीं करे। मैट फिशर के साथ हो सकता है ब्रेट रनर को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब यही कुछ इंडिविजुअल चेंजेस, और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं है मुझे। वेलिंगटन की तरफ से बड़ा चेंज ये होगा कि टॉम ब्लंडल वापस आएंगे, ठीक है। अभी ये किसके जगह पर आएंगे ये देखना पड़ेगा। ये बेन सीयर्स के जगह पर भी आ सकते हैं, जो आखिरी मैच में खेले थे लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे। या फिर अनफॉर्चुनेटली जेमी गिब्सन को फिर से बाहर बैठाया जा सकता है। जेमी गिब्सन को कभी भी टीम ठीक से यूटिलाइज नहीं करती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जब भी मौका मिलता है तब भी वो अच्छा करते हैं। बैटिंग भी नहीं मिलती है प्रॉपर्ली, और बॉलिंग भी नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि इनको रिप्लेस कर दिया जाए। टॉम ब्लंडल, अगर आप इनका कुछ जानना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर माने जाते हैं। ये हो सकता है कीपिंग भी करेंगे, और इस फिक्चर में उनके रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात, सामने वाली टीम की बॉलिंग भी आपको देखनी चाहिए कि कैसी हो रही है।
कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सेफ में नॉर्दर्न डिशेस के होकर साइफर्ट और डेफचिच आ जाएंगे। वेलिंगटन के होकर रविंद्रा और कॉनवे, और कुछ लोग एरन के साथ भी जा सकते हैं। एरन इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, हालांकि मुझे इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए होंगे क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं नजर आई है। और वैसे भी एरन ने आखिरी जो मैच उन्होंने खेला था, भले ही वो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में हो, लेकिन रन क्योंकि बना के आ रहे हैं तो इनको ड्रॉप करने का कोई रीज़न नहीं है, अनलेस आपके पास पेस की कोई कमी हो। उसके बाद निशम यहाँ से, और रिस्क में जाना है तो जॉनसन। देखना होगा कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, हालांकि फॉर्म पे तो है, लेकिन कब तक इनको बैटिंग मिलेगी और अगर मिलती भी है तो कितना मिलता है, ये सब देखना ज़रूरी होगा। और ब्रेसवेल और ब्लंडन में से कोई एक। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये मेरे बेसिक 8 प्लेयर्स हैं जिनको मेरे को रखना है। यहाँ पर आप ऑलरेडी पता ही होगा आपको कि टीम साइफर्ट को सभी ले रहे हैं, लेकिन हमने उनको क्यों ड्रॉप किया है उसका रीज़न ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। कीपर सेक्शन में मेरे पास कॉनवे यहाँ पर आ गए हैं तो दिक्कतें बन रही है टीम फॉर्म करने में। कूपर को मैंने रखा है, ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग कर सकते हैं और फॉर्म पे ये काफ़ी अच्छे थे बैटिंग में। आखिरी मैच में भी शायद 20-22 रन उन्होंने बनाए होंगे। फिन एलन ऑलरेडी मतलब डिफ़ॉल्ट पिक हो जाते हैं बैट्समैन में, क्योंकि और कोई अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। बाकी ऑप्शंस की बात करें, कटन क्लार्क हैं, डीन ब्राउनिल हैं, ट्रॉय जॉनसन हैं और जेमी गिब्सन हो सकता है कल के मैच में उनको खेलने का मौका ही ना मिले। ये 3 ऑप्शन हैं। कटन क्लार्क मतलब स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। डीन ब्राउनिल को तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी टच नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन डीन ब्राउनिल का एक चीज़ मैं आज भी बताऊंगा, अगर वो 10 मैच लगातार फेल हो फिर भी बताऊंगा कि ये एक ऐसे प्लेयर है कि इनका आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बना रहे, ये सोच के हो सकता है कि आप इनको इग्नोर ही कर दो, लेकिन ऐसे ही मैच पर वो इतना बड़ा टोटल बना देंगे ना कि मतलब अगर आप उनको नहीं ले रहे हो और कोई एक रख रहा है तो बाकी के प्लेयर्स सही या गलत होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो अकेला ही जीत जाएगा। मतलब ऐसे एक प्लेयर है ये। ठीक है, तो स्मॉल लीग में अभी भी रिस्क है, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखेंगे, अच्छा माइकल ब्रेसवेल भी है, माइकल ब्रेसवेल का बैटिंग हो सकता है कल काफ़ी नीचे हो जाए, तो इसीलिए मैं इनको इनिशियली कंसिडर नहीं कर रहा। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं, कटन क्लार्क, ब्राउनिल और जॉनसन में से जॉनसन दी बेस्ट फॉर्म पर है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर क्या होगी ये देखना पड़ेगा। कटन क्लार्क ओपनिंग करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द जनता उनको ले रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो भी ओपनिंग करेंगे आपको उनको लेना पड़े। तो ये तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हो। बैटिंग ऑर्डर ट्रॉय जॉनसन का देख लेना, अगर कम से कम 4 तक बैटिंग आ जाती है तब तो बहुत इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगी आपके लिए। हो सकता है मस्ट हैव भी बन जाए बैटिंग सेक्शन से, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म पर ये है। अभी मौका भी मिलना चाहिए फॉर्म का, अब नहीं तो क्या अचार ही डाल सकते हो अगर मौका ना मिले तो। ऑलराउंडर सेक्शन में देखा जाए तो रचिन रविंद्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, 4 ओवर कंप्लीट करवा रहे हैं और बैटिंग में भी ठीक ठाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बैटिंग में कुछ भी करें, किसी भी फॉर्म पर क्यों ना हो, सामने वाले टीम की बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी आपको। और यहाँ से निशम, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निशम को ये ग्राउंड काफ़ी पसंद है, जब भी खेलते हैं तब भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रखते हैं यहाँ पे। ब्रेट हैम्पटन एक और इन्फॉर्म प्लेयर हैं और इनको प्रॉपरली बॉलिंग करनी पड़ रही है, इफेक्टिव बॉलर भी है और बैटिंग भी मेरे ख्याल से इनको प्रॉपर्ली मिल जाएगी, क्योंकि सामने वाली टीम की जो बॉलिंग है ना ये काफ़ी अच्छी है। हैमिश बेनेट, इनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे अच्छे हैं, विकेट्स भी एक आध करके निकाल रहे हैं। और यंग हस्बैंड, इनको मैंने इस लौता लेग स्पिनर के तौर पर रखा हुआ है। बाकी अगर हम बात करें तो टीम साइफर्ट यहाँ पर टेकेबल है, लेकिन इनको लेने के चक्कर में आपका टीम कॉम्बिनेशन कहीं बिगड़ ना जाए। और याद रखना, ये काफ़ी क्रेडिट भी लेंगे, 9 क्रेडिट भी लेंगे और एक ऐसा स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे जहाँ पर अगर आप इनको लेते हैं तो टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ सकता है, तो उस हिसाब से रन भी इनको बनाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, और ऑलराउंडर सेक्शन में एंटोन डेफचिच का ऑप्शन है। हर मैच में कुछ ना कुछ तो ये करे जा रहे हैं बैटिंग से, मतलब अगर 15-20 रन भी बना रहे हैं तो अच्छी स्ट्राइक रेट से आखिरी मैच पर मैच भी जिताया हुआ है। तो अगर आपको एंटोन डेफचिच और टीम साइफर्ट में से एक को लेना पड़े ना, तो मेरा प्रायोरिटी एंटोन डेफचिच के साथ होगा। ठीक है, हालांकि कल के मैच में वो कितना क्या कर पाएंगे, क्योंकि पिच जो है वो काफ़ी स्लोअर साइड में हो सकता है सेकेंडरी से स्पेशली, और ऐसे कंडीशन में एंटोन डेफचिच को मैंने जितना ऑब्जर्व करा है उतना फ़ायदा उनको मिलता नहीं है बैटिंग से। कुगेलाइन एक और ऑप्शन है जो कुछ खास तो अभी तक कर नहीं रहे हैं। बॉलिंग में फेलिक्स वॉकर ने आखिरी मैच में विकेट निकाला था और जेमी गिब्सन भी ऑप्शन है, लेकिन मैट फिशर ये 4th ट्रॉफी में अच्छे फॉर्म पर थे लेकिन अभी तक तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तो ये तीनों में से किसी एक को या 2 को आप ले सकते हो, आप टीम कॉम्बिनेशन किस तरह से बना रहे हो उस हिसाब से। लेकिन मुझे जितना समझ में आ रहा है, मुझे जितना लग रहा है
कि अगर टीम साइफर्ट और एंटोन डिस्चिच यहाँ दोनों में से कोई नहीं चले तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कोई बड़ा स्कोर कर पाएगी। और वही जो हम देख रहे हैं ना कि 160-165 के भीतर का जो मार्जिन हम देख रहे हैं वहीं पे हो सकता है गाड़ी खत्म हो जाए। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो सेफ जाना है तो निशम और रविंद्र आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। निशम को ये ग्राउंड पसंद है और हो सकता है पूरा ओवर बॉलिंग भी करवाएं और बैटिंग भी 4 तक आ जाती है अगर ठीक ठाक आती है इनके पास। और नहीं तो रविंद्र, रिस्क लेना है तो डेवन कॉनवे ऑफ कोर्स। रिकॉर्ड्स इनके इस ग्राउंड पे हमेशा अच्छे रहते हैं, फॉर्म पे तो ऑफ कोर्स है ही और सामने वाली टीम की बॉलिंग भी देखने लायक है कि किस तरह की बॉलिंग वो कर रहे हैं। और फिन एलन बैट्समैनों में से अगर देखना है, और हैम्पटन अभी भी लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी कुछ कम लोग ही इनको लेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फॉर्म पे है सबसे बड़ी बात तो। और टीम की जो बॉलिंग है उसके बाद इनको प्रॉपर्ली बॉलिंग भी मिल जा रही है, मिनिमम 3 तो मिल ही रही है और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, तो इसीलिए मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकता। और हेनरी कूपर को भी, ठीक है। बाकी जो 1-2 स्लॉट्स बचेंगे वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो टॉस के बाद और उस हिसाब से डिसीजन लेके। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।